नमस्कार भाई और बहनों, आपका स्वागत है क्रॉप एंड केयर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ललित है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वूली एपाइड के बारे में। वूली एपाइड होता क्या है, ये जन्म कैसे लेता है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है और सेब को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और इसके रोकथाम के तरीकों के बारे में जानेंगे, जो कि बायोलॉजिकल और केमिकल दोनों होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे वूली एपाइड होता क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि किसी भी रोग को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें पहले उस रोग के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए कि वो कैसे फैलता है और उसका क्या कारण होता है फैलने का। इसीलिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि वूली एपाइड होता क्या है और ये कैसे फैलता है, ये कैसे जन्म लेता है, इसके कारण क्या होते हैं फैलने के, और ये किस वजह से अट्रैक्ट होता है आपके पेड़ों में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वूली एपाइड होता क्या है। तो वूली एपाइड एक प्रकार का रस चूसने वाला कीट है जो सेब के पेड़ों पर सफ़ेद रुई जैसे गुच्छे के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि आपको एक ये सेब का जो नया शूट है, निकला हुआ छोटी सी टहनी जो होती है वो निकली है, इसमें आपको जो ये रुई की तरह जो ये दिख रहा है, यही जो है वूली एपाइड होता है। जो आपको इस प्रकार ये जो चीज़ दिख रही है, ये वूली एपाइड होता है। अगर आप इसको और जूम करके देखोगे तो आपको ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। इसमें आपको अभी छोटे छोटे देखिए यहाँ पर वूली एपाइड दिख रहे होंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और इन जगहों आपको ये वूली एपाइड दिख रहे हैं। कुछ आपके पास छोटे हैं, इनको निम्फ कहा जाता है, और ये जो है वयस्क जो अडल्ट हो चुके वूली एपाइड्स हैं वो है। और अगर आप इन रुई को हटाकर देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार के ये देखने को मिलेंगे। यही होते हैं वूली एपाइड। तो ये रुई इन्होंने क्यों अपने बाहर लगाई होती है, इसका कारण यही है कि ये जो है खुद को बाहरी वातावरण और बाहरी अटैक से बचाने की कोशिश करते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जिसके कारण जीवित भी रह पाते हैं। अब देखिए, हम जानेंगे वूली एपाइड जन्म कैसे लेते हैं। देखिए, जो वूली एपाइड है ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, लैंगिक और अलैंगिक तौर पर, सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरीके पे। ज़्यादातर समय ये जो है असेक्सुअली रूप से बिना अंडे से बच्चों को जन्म देते हैं, और शरद ऋतु के समय, जब शरद ऋतु होती है तो उस समय ये क्या करते हैं, नर और मादा सेक्सुअली जो है अंडे देते हैं, खास करके पेड़ों की छालों पे और ऐसी जगहों पे जहाँ पर इनके अंडे सुरक्षित रह सके, और बाद में जब गर्मी का मौसम आए तो उनसे अंडे फूटे और वो अटैक करे पेड़ों की नई नई टहनियों पर। अब दूसरा हम जान लेते हैं कि इनका जीवन चक्र की अवस्थाएं क्या क्या होती है। सबसे पहले जो है सेक्सुअली तौर पे हम अगर बात करें तो सबसे पहले जो है अंडे देते हैं शरद ऋतु के समय पेड़ों की छालों या फिर जड़ों में, ताकि ये सुरक्षित रह सके। उसके बाद जो है इनसे निम्फ बनता है, जो कि अंडों से निकले हुए छोटे छोटे कीट होते हैं, और वो उसी के बाद जो है पेड़ों का रस चूसना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहे हैं, ये निम्फ होते हैं जो कि एक अंडे से फूटकर निकलते हैं। उसके बाद जब ये वयस्क हो जाते हैं, लगभग 10 दिनों के अंतराल के बाद, तो इनके पंख लग जाते हैं और वहीं से उड़कर जो है दूसरे पेड़ों में भी फैलना शुरू कर देते हैं। तब इनकी अवस्था कुछ इस प्रकार की होती है और इनके पंख लग गए होते हैं उस समय। अगर हम इनकी मौसमी गतिविधियों के बारे में जानें तो बसंत और गर्मी में तेजी से बढ़ते हैं और नई नई जगहों पर फैलना शुरू कर देते हैं। दूसरा, सर्दियों में क्या करते हैं, दरारों और जड़ों में छिपकर रहते हैं। अब हम जानेंगे कि जो ये सेब के पेड़ों तक कैसे पहुंचते हैं। प्रवेश के स्रोत के बारे में अगर मैं बात करूं, ये कैसे प्रवेश करते हैं, तो जो पंख वाले वयस्क जो होते हैं आसपास के संक्रमित पौधों से उड़कर आते हैं। एक पेड़ संक्रमित होगा तो वहाँ से जो वयस्क वाले एपाइड्स होते हैं वो वहाँ से उड़कर दूसरे पेड़ों पे चले जाते हैं, और या फिर आपकी जो संक्रमित नर्सरी के पौधे जो होते हैं उनके माध्यम से भी आते हैं। जब आप कहीं दूसरी जगह से जो है पौधे खरीद के लाते हैं, उनमें भी कई बार जो है एपाइड्स होते हैं जो कि हमें नहीं दिखते हैं, और हम उनको अपने खेतों में लगाते हैं और उसी के माध्यम से भी ये फैल जाते हैं। और कई बार जड़ों के जरिए भी फैलते हैं, ज़मीन के अंदर एक पेड़ दूसरे पेड़ की जड़ों तक भी फैल सकते हैं। अब इनके आकर्षण के कारण जानेंगे हम कि आकर्षित क्यों होते हैं पेड़ों की तरफ।
देखिए, जब कमज़ोर या घायल पेड़ इन कीटों के लिए क्या होते हैं, अधिक आकर्षित होते हैं। जो आपके पास कमज़ोर पेड़ होते हैं और जो घायल होते हैं, जिनको ज़ख्म हुआ होता है जिन पेड़ों पे, उनके लिए अधिक आकर्षित होते हैं और ख़ास करके जो नई छटाई की जगहों पर ये जल्दी आ जाते हैं। जब हम प्रोनिंग करते हैं तो प्रोनिंग के समय कई बार जो है हम ज़्यादा घाव कर देते हैं और उस समय जो उस जगह पर जो है पेड़ जो अधिक रस छोड़ना शुरू कर देता है, उसी रस के कारण जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, हम जानेंगे कि ये सेब के जो पेड़ हैं उनको किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे नुकसान के लक्षण। जो इनके नुकसान के लक्षण क्या हो सकते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि ये नुकसान करना शुरू कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको सफ़ेद रुई जैसे गुच्छे, छाल या शाखाओं पर बनना शुरू हो जाएंगे। गांठें बनना, ये जो कीट होते हैं छाल को चूसकर फुला हुआ एक भाग बना देते हैं। नई शाखाएं सूखना शुरू हो जाती है, पत्तियां सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, पौधों की वृद्धि रुक जाती है और विशेषकर जो नर्सरी के पौधे होते हैं, जो छोटे छोटे आप पेड़ लाते हैं, उनको ये ज़्यादा प्रभावित करते हैं और पेड़ों के भी जो छोटी छोटी नई नई टहनियाँ निकलती हैं, उनको ये जल्दी प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। और लंबे समय के नुकसान के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये पौधों का रस चूसकर उनको कमज़ोर कर देते हैं और फल की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। छाल पर घाव, फंगस, संक्रमण और कैंकर जैसे रोग इससे फैलना शुरू हो जाते हैं। और जब ये जड़ों पर हमला कर देते हैं, अगर जड़ों पर इनका अटैक होगा एफाइड्स का, तो क्या है, पेड़ पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब हम जानते हैं ये कैसे फैलता है, ये स्प्रेड कैसे होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो पहले इसका कारण है हवा से। जो पंख लगे हुए वयस्क होते हैं वो क्या करते हैं, सूखे के समय में उड़कर एक पेड़ से दूसरे स्थान पर पहुंचना शुरू कर जाते हैं। और दूसरा जो है मानवीय गतिविधियां जो होती है, जैसे कि संक्रमित उपकरण हम जब यूज़ करते हैं, जैसे प्रोनिंग के समय जब हम वो कैंची का यूज़ करते हैं, उसमें भी कई बार संक्रमण फैला होता है, क्योंकि हमने वो उस टहनी से, उसी कैंची से दूसरे जो पहले ही संक्रमित टहनी को काट कर यूज़ की होती है, उसी को हम दूसरे अच्छे वाले पौधे में यूज़ करते हैं, तो उस तरह भी फैल जाती है। और मिट्टी में भी कई बार एपाइड्स होते हैं, वो भी हम कई बार एक जगह के पौधे को दूसरी जगह में लगाते हैं, उस कारण भी जो है ये फैल जाते हैं। और तीसरा कारण है इसका है चींटियों द्वारा संरक्षण। जो कुछ चींटियों की जो प्रजाति होती है वो क्या करती है कि जो हनी ड्यू जो इन पेड़ों से निकलता है जब एपाइड्स अटैक करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है और ये जो है क्या करती है, एपाइड्स को बचाने का प्रयास करती है, जिस कारण ये चींटियाँ जो होती है एपाइड्स के बढ़ावे में उनकी मदद करती है। अब हम जानेंगे इनका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें निरीक्षण करना पड़ेगा, हमें जांच करनी पड़ेगी कि हमारा जो रोग है किस प्रकार का है, कितना फैल चुका है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा निरीक्षण या फिर मॉनिटरिंग का। सबसे पहले हमें छाल, छटाई स्थानों और जड़ों के पास नियमित रूप से जांच करनी होगी। चिपचिपे ट्रैप्स से पंख वाले कीट पकड़ने होंगे। दूसरा, यांत्रिक नियंत्रण की बात करें, अगर हम केमिकल कंट्रोल की बात करें, तो संक्रमित जो शाखाएं होती हैं उनको काट कर हमें जला देना है। ब्रश या पानी के तेज स्प्रे से हमें जो है एपाइड्स के जो ऊनी वाला हिस्सा है उसको हमें हटाना पड़ेगा। अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो प्रकृति पशुओं का संरक्षण या फिर रिलीज हम कर सकते हैं। जो प्रकृति शत्रु होते हैं एपाइड्स को, उनको हम रिलीज कर सकते हैं, जैसे कि एफिलिनस माली, परजीवी तैत्या। ये परजीवी जो तैत्या होता है जो आपको पिक्चर में दिख रहा है अभी, ये वाला जो एक परजीवी होता है, ये जो है एपाइड्स को खाता है, उसको मार देता है, ये भी हमारी हेल्प कर सकता है। और दूसरा जो लेडी बग है, इसको भी आपने बहुत बार अपने खेतों में देखा ही होगा, ये भी जो है एपाइड्स को मारने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तीसरा जो है लेसविंग, एक प्रकार का परजीवी होता है, ये भी जो है जो आप पिक्चर में अभी देख पा रहे हैं, ये भी जो आप हमारी मदद करता है, किसानों की मदद करता है एपाइड्स को मारने में। ये कुछ ऐसे परजीवी थे जो एपाइड्स के दुश्मन होते हैं, उनको मार देते हैं, और जिससे क्या है किसानों की हेल्प हो जाती है एपाइड्स को ख़त्म करने में। और अगर हम रासायनिक नियंत्रण कंट्रोल की बात करें
तो उसका यूज़ भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसका यूज़ हमें तभी करना है जब संक्रमण गंभीर हो जाता है। क्योंकि दवाइयों का जब हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या होता है कि जो हमारे लाभकारी कीट होते हैं वो भी मर सकते हैं, तो हमें उनको नहीं मारना है। अगर आपका संक्रमण पेड़ों का बहुत कम है तो आपको जो है बायोलॉजिकल तरीक़ों से ही उनको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। अदरवाइज़ अगर आपका जो है संक्रमण गंभीर हो चुका है तो केमिकल कंट्रोल पर आप आ सकते हैं। तो इसमें भी जो है आप क्या कर सकते हैं, जब सर्दियों के समय जो डोर्मेंट अवस्था होती है अपाइड्स की, जब वो छोटे छोटे होते हैं या फिर आप कह सकते हैं वयस्क नहीं होते हैं, तो उस समय जो आप है हॉर्टिकल्चर आपके पास ऑयल होता है उसका छिड़काव कर सकते हैं। उसको जो है इसकी मात्रा जो है 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में आप मिलाकर सुबह के समय या फिर शाम के समय छिड़काव कर सकते हैं। तो आपको देखिए हॉर्टिकल्चर जो ऑयल है कुछ इस तरह के देखने को मिल सकते हैं। कंपनी कोई भी हो सकती है, लेकिन आपको हॉर्टिकल्चर का यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ जो माइट को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है, स्केल को यूज़ करने के लिए भी किया जाता है, वाइट फ्लाइज और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए किया जाता है। और दूसरा अगर हम बात करें जो पोटाशियम सोप या फिर लिक्विड सोप होते हैं, कीटनाशक साबुन होते हैं, उनका यूज़ भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा एक कीटनाशक सोप है, इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। इसका जो है 5 मिलीलीटर प्रति लीटर वाटर में डालकर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, इसका जो बाहरी जो परत होती है एपाइड्स की उनको जो नुकसान पहुंचा देता है, जिससे जो है वो मर जाते हैं। तीसरा जो है ब्यूवेरिया वेसियाना एक जैविक फफूंद होता है, उसको आप 5 से 10 ग्राम पानी में डालकर उसका यूज़ करके आप जो है एपेड्स को ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आप जब वो विकासशील अवस्था में होते हैं, जो कि बसंत या फिर गर्मी समय की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय जो है आप जो है केमिकल जो स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं और ऐसे केमिकल का यूज़ आपने जब पेड़ों में फूल लगते हैं उस समय नहीं करना है, क्योंकि वो नुकसान पहुंचा सकता है हनी बीज को, जो कि पॉलिनेशन में मदद करता है, और कुछ जो फ्रेंडली इंसेक्ट्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इनका यूज़ आपको तभी करना है जब जो पाइट्स की जो मात्रा है बहुत अधिक हो, संक्रमण बहुत गंभीर हो, ये केमिकल्स आपको तभी यूज़ करने हैं। तो इस केमिकल का नाम है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL। इसका जो है 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर आपको यूज़ करना है, प्रति लीटर वाटर में आपको यूज़ करना है। ये कुछ इस प्रकार का आपको बॉटल दिखेगा। ये जो टाटा का प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, रैलिस का प्रोडक्ट, तो आपको कंपनी नहीं देखनी है। अगर आपको आपके इलाके में जो भी चीज़ें मौजूद है आपको वही यूज़ करनी है, लेकिन आपको ये चीज़ देखनी है, उसमें ये लिखा होना चाहिए इमिडाक्लोप्रिड। और दूसरा जो केमिकल है, अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC का यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप 20 मिलीलीटर पर लीटर वाटर में आप किसका यूज़ करें, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको बस ये चीज़ देखनी है। कंपनी इसमें आपकी कोई भी हो सकती है। तीसरी जो है मिलाथियोन 50 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर वाटर में आपको यूज़ करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई है। अगर आपके जो है संक्रमण गंभीर है तभी आप इनका यूज़ करें। और एक आपके पास और है थायोमेथोक्सम 25 WG एट 0.25 मिलीग्राम पर लीटर। ये कुछ दवाई इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इस दवाई का नाम। ये बाकी आपको जो आपको दिख रही है कंपनी का नाम है। आपको जैसे कि मैंने बताया, कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है उस समय पे आपको उस कंपनी का प्रोडक्ट उठाना, लेकिन केमिकल यही होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। और बाकी जो जड़ के संक्रमण है उसके लिए आपको सिस्टमिक कीटनाशकों का प्रयोग करना है, जो मैंने आपको पहले ही बताए थे। सिस्टमिक कीटनाशक जैसे कि आपके पास जो स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था, ये वाला, इस वाले
का प्रयोग करना है। रैलीज का प्रोडक्ट है, टाटा प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ जब चींटियों का नियंत्रण भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि चींटियाँ जो है जैसे कि मैंने आपको बताया पेडिस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने में मदद करती है, उनकी रोकथाम में मदद करती है। तो आपको चींटियों को भी जो चिपचिपे बैंड्स होते हैं उसका या फिर चारा बैट लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे चिपचिपे स्टेप्स मिलते हैं, उनको आप लगा सकते हैं अपने खेतों के तनों के आसपास या फिर जड़ों के आसपास। इससे जो है वूली एपाइड की कम सुरक्षा होगी, क्योंकि अगर चींटियाँ यहाँ पर फंस के मर जाएंगी तो एपाइड्स खुद की संख्या को बढ़ाने में क्या है असक्षम रहेंगे। अब हम जान लेते हैं कि स्प्रे करते समय ध्यान देने वाली कुछ ज़रूरी बातें। स्प्रे करने का सबसे अच्छा समय जो है सुबह का रहेगा 7 से 9 बजे या फिर शाम के 4:30 से 6:30 बजे के करीब। धूप के समय हमें कभी भी स्प्रे नहीं करनी है, ना कि बारिश के समय, क्योंकि इससे जो है दवा का असर खराब हो जाता है। उसके बाद जो है हवा जब तेज़ होगी उस समय भी हमें स्प्रे नहीं करनी है, क्योंकि उससे दवा उड़ जाती है और स्प्रे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब मौसम साफ होगा सुबह के समय करनी है या फिर शाम के समय करनी है, धूप के वक्त नहीं करनी है, और बारिश के समय बिल्कुल नहीं करनी है। तो अगर हम एक इंटीग्रेटेड नियंत्रण रणनीति की बात करें तो देखिए, अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो हमें क्या करना है, ज़रूरत से ज़्यादा हमें खाद नहीं डालनी है। जितना बड़ा पेड़ है उतनी ही खाद डालें। अपने आसपास के जो इसके जानकार हैं उनसे ही पूछें कि कितनी मात्रा में किस पेड़ को कितना डालना चाहिए, उतनी ही डालें। और सकर्स को हटाएं, जो नए नए शूट्स निकलते हैं पेड़ों पे, जिनकी ज़रूरत नहीं उनको आप हटा दें, क्योंकि वही एक हिस्से होते हैं जहाँ पर जो है एपाइड्स अटैक करते हैं। उसका कारण क्या होता है कि उस जगह पे जो है पेड़ जो है रस अधिक छोड़ता है ताकि वो शूट ग्रो कर सके। तो जहाँ पर ज़्यादा रस होगा वहीं पर ही जो है रस चूसने के लिए वूली एपाइड्स आ जाते हैं। अगर हम इसके यांत्रिक मैकेनिकल तरीके की बात करें, मैकेनिकल रणनीति की बात करें, तो जो संक्रमित शाखाएं होती है जिनमें जो है वूली एपाइड्स का अटैक हुआ होता है, उनको आपको काटना है। आपको काटना है। अगर हद से ज़्यादा हो गया हो तो काट दो और उसको जला दो। पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। पानी का छिड़काव अगर कम है तो पानी का छिड़काव करें, स्प्रे करें, ताकि वो ऊन जो है उसके ऊपर की जो ऊन है वो वूल जो है वो निकल जाए। उसके बाद जो है अगर हम जैविक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक की बात करें तो प्राकृतिक शत्रु जैसे एफिलिनस माली जो आपको मैंने अभी पहले पिक्चर में दिखाए थे, वो जो प्राकृतिक तौर पे जो है उनका यूज़ किया जा सकता है। वो कीट जो होते हैं उनका यूज़ किया जा सकता है। वो रासायनिक तौर पे अगर हम बात करें तो ज़रूरत होने पर ही हमें कीटनाशक का प्रयोग करना है। अगर आपको लगता है कि आपका जो संक्रमण जो खेत का है पेड़ों में जो है वो बहुत कम है, शुरुआती स्टेज पे है, तो आप क्या करें, हॉर्टिकल्चर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या फिर पोटाशियम यूज़ कर सकते हैं, सोप्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको मैंने पहले बता दिया है, उनका यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो है पेड़ों को भी नुकसान ना हो और जो गुड इंसेक्ट होते हैं उनको भी नुकसान ना पहुंचे। इसलिए रासायनिक केमिकल का हमें तभी यूज़ करना है जब जो संक्रमण जो है अधिक से अधिक हो जाए। और हमेशा याद रखें, जो केमिकल जब आप यूज़ करेंगे तो आपको जब फल आप तोड़ने वाले हो उससे पहले बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो है केमिकल की मात्रा रहती है और वो हानिकारक हो सकते हैं। और साथ ही साथ जब फूल लग रहे हो, फ्लावरी का समय हो, तो उस समय भी आपको जो है बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करनी। उससे जो है आपके जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जैसे कि बीज होती है, मधुमक्खियाँ होती हैं, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यही था वूली एपाइड के बारे में जानकारी, इसकी रोकथाम के बारे में जानकारी। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें क्रॉप एंड केयर यूट्यूब चैनल को। और अगर आपका कुछ
इंक्वायरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।